नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ए के मौर्य और आप देख रहे हैं जीसीए ऑनलाइन ट्यूटर्स। विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 2। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक ऑफ करंट का जो बहुत ही बेसिक सा फार्मूला था, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं उस वीडियो का जहाँ पे हम लोग पढ़े थे। क्या इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे बायो सॉर्ट का जो नियम था, उस नियम को हम लोग प्रूव किए थे और आज उसके आगे पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन। तो आज हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो सॉर्ट लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एप्लीकेशन ऑफ बायो सॉर्ट लॉ। चलिए तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग एक एप्लीकेशन ले रहे हैं और ये पहला जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का उपयोग करने से पहले हम लोग किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है, इन चीज़ों के बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है सेलेक्ट एन एलिमेंट DL, यानी जो बायो सॉर्ट का जो करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर होगा, उस पे यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि जो भी वायर है उस वायर से एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग मानेंगे और उसके बाद से उसके कारण क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके उसके एक एंड से दूसरे एंड तक हम लोग निकाल देंगे। तो दूसरा लिखा है ड्रॉ ए टेंजेंट अलोंग द करंट, यानी जो करंट फ्लो कर रहा है उसके टेंजेंटियल डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि तीसरा नंबर क्या करेंगे, फाइंड द एंगल, यानी जिस पॉइंट पे हमको निकालना होगा उसके और जो टेंजेंटियल वेक्टर है उसके दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे निकालेंगे। तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे क्या है, θ डिग्री है। उसके बाद से कह रहा है कि जो चौथा नंबर स्टेप नंबर 4 है उसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे dB बराबर लिखेंगे K आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यानी जो हमारे पास फार्मूला है, जिस फार्मूला को हम लोग यूज करने वाले हैं, ये फार्मूला है dB बराबर K आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल लेकर के इसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हम क्या किए हैं, AB एक लेंथ का वायर लिए हैं जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। अच्छा, इससे यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट माने हैं इस कंडक्टर का, जो कितना है, DL है। अब जो DL है यहाँ से एक टेंजेंटियल वेक्टर खींचे हैं और ये जो टेंजेंटियल वेक्टर है और यहाँ पे पॉइंट P है, दोनों के बीच का एंगल, यहाँ पे एंगल देखा जाए तो एंगल क्या लिए हैं, यहाँ पे θ लिया गया है। और इस वायर से और बिंदु P यानी पॉइंट P की जो बीच की डायरेक्शन है, सॉरी दूरी है, वो कितना लिया गया है, तो वो R लिया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान से। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमको टेंजेंट किस चीज़ का फॉलो करना पड़ेगा, कह रहा है कि सेलेक्ट एन एलिमेंट, तो यहाँ पे एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिए हैं। ड्रॉ ए टेंजेंट अलोंग द करंट, करंट के अलोंग क्या किए हैं, एक टेंजेंट भी खींच लिए हैं। तीसरा नंबर क्या किए हैं, फाइंड द एंगल, तो इसके बीच का एंगल भी देख लिए हैं। एंगल कितना है भाई, एंगल है θ। इसके बाद से कह रहा है कि तब फार्मूला लगाइए, कौन सा फार्मूला लगाइए, कि आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं K आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जो स्मॉल एलिमेंट है DL, उसके कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, B बराबर लिख सकते हैं। स्मॉल एलिमेंट के कारण निकालेंगे तो dB लिख सकते हैं और उसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा का निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग B बराबर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dB, यानी जो छोटे से एलिमेंट के कारण P पॉइंट पे निकाले हैं, dθ और dl के कारण। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, dB का वैल्यू लिखते हैं। तो dB का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा K आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए, हमको वायर A से लेकर के B तक का अगर निकालना होगा तो हम A से B तक लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, K आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म है जो कि बदलने वाले नहीं हैं, उसको क्या करते हैं, एक साथ हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए
ये जो k का वैल्यू है चेंज नहीं होगा, i का वैल्यू है चेंज नहीं होगा, r का वैल्यू है चेंज नहीं होगा। अब साइन थीटा का जो वैल्यू है वो भी चेंज नहीं होगा। तो हम लोग केवल क्या चेंज हो सकता है, यानी जो इसकी लेंथ है वायर की यही बदल सकता है। यहाँ पे छोटा सा लंबाई लिए हैं, आगे हम लोग बड़ा लंबाई लेंगे। तो हम लोग किसका क्या करेंगे, इसी का इंटीग्रेट कर देंगे किस बिंदु से लेकर के ए पॉइंट से लेकर के कहाँ तक, बी पॉइंट तक। तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, ये बहुत ही स्वीट निकल करके आ जाएगा और बहुत ही अच्छा मैग्नेटिक फील्ड आएगा जिसका नाम होगा B बराबर के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ए से लेकर के बी तक, और डी एल का इंटीग्रेट कर देंगे। अगर वो सर्कुलर होगा तो 2 पाई आर भी लिख सकते हैं जो उसका सरकमफ्रेंस होता है। तो चलिए अब हम लोग एप्लीकेशन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। एप्लीकेशन नंबर 1 है कराए कि एक वृत्ताकार धारावाहिक चालक तार के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर ड्यू टू द सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या किए हैं, एक सर्कुलर वायर ले लिए हैं, इसके सेंटर पे पॉइंट P है और इसके जो टेंजेंटियल डायरेक्शन में वेक्टर लिए हैं, और जो पॉइंट P है दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, और यहाँ की जो रेडियस है वो कितना है r है। यहाँ पे एक एलिमेंट माने हैं जिसकी वैल्यू कितना है dl है, और इसमें फ्लो करने वाला जो करंट है वो कितना है I है, और यहाँ पे एक पॉइंट क्या है Q है। तो इसको हम पहले लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, माना कि एक वृत्ताकार धारावाही चालक तार जिसकी त्रिज्या r है तथा इससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितना है I है। कह कि हमें इस वृत्ताकार धारावाही चालक तार के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कह सकते हैं, सपोज ए सर्कुलर वायर विच रेडियस इज r एंड द करंट फ्लो इन circular arc in I, and we have to find the magnetic field intensity at the point at the center of the circular wiring as shown on figure। इस तरह से हम बोल सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे क्या किया गया है कि करा कि माना कि एक छोटे वृत्ताकार भाग जिसकी लंबाई कितना है dl है, मतलब ये जो फील्ड प्राप्त करना है इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक छोटे से एलिमेंट लेना पड़ेगा, और इस एलिमेंट का जो वैल्यू है वो कितना है dl है। तो चलिए छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं। सपोज एन एलिमेंट ऑफ द सर्कुलर वायर इज dl एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P to Q इज r एंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज dB। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पर है कि माना कि एक छोटे वृत्ताकार भाग की लंबाई कितना है dl है, और जिसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ है dB हुआ है। माना ये जो प्रोड्यूस हुआ है इस dl के कारण बिंदु P पे वो कितना है dB है। तो छोटे लंबाई तथा केंद्र की ओर त्रिज्या के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पे टेंजेंटियल डायरेक्शन में और पॉइंट P है। तो यहाँ पे हम वृत्त की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, या हम लोग जो टेंजेंटियल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, तो उसके अनुसार अगर किसी भी सर्कल के टेंजेंट खींचा जाता है तो उसके सेंटर के वो 90 डिग्री पर एंगल बनाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका जो एंगल है वो कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो फिर से क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, अब हमको क्या करेंगे, बायोसॉट नियम जो है उसके अनुसार क्या करेंगे, लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे dB बराबर क्या लिख सकते हैं, के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो dB का वैल्यू ज्यों कहते हैं लिख देंगे के आई डी एल साइन थीटा, साइन जो थीटा है उसका वैल्यू कितना है 90 डिग्री। तो dB बराबर लिख देंगे के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, यानी जो सर्कुलर वृत्ताकार धारावाहिक चालक तार है इसके सेंटर पे कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो यहाँ पे B बराबर क्या लिखेंगे dB, जैसा कि पहले अभी हम बता चुके हैं कि किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे इसको। तो B बराबर क्या लिखेंगे dB। तो dB का वैल्यू कितना होगा जी, dB का वैल्यू आ गया है पहले से यहाँ पे के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो जो भी इसमें कांस्टेंट टर्म है उसको क्या किया जाता है, तो बाहर निकाला जाता है।
तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो कांस्टेंट टर्म इसमें कौन है, कांस्टेंट टर्म है इसमें के है, आई है, आर स्क्वायर है, क्योंकि रेडियस बढ़ेगा नहीं, इससे नहीं होगा। और जो करंट है उसको भी हम क्या किए हैं, कांस्टेंट आई रखे हैं, ठीक है। और जो इसमें कांस्टेंट टर्म है के, ये भी नहीं चेंज हो सकता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे किसका, डीएल का। तो देखो सबसे पहले जो डीएल है वो क्या है, तो जो डीएल है, डीएल जो लिए हैं एक छोटे से एलिमेंट, ये पूरे एक सर्कुलर वायर का क्या किए हैं, एक हम पार्ट लिए हैं, मतलब उसमें का एक भाग लिए हैं। अगर इस पूरे सर्कुलर वायर का हमको क्या करना होगा, दूरी लेना होगा, तो क्या करेंगे, इसका सरकमफ्रेंस होगा। तो सरकमफ्रेंस इसका कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है 2πr। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू लेंगे 2πr। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डीएल है इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 2πr। तो के का वैल्यू के का वैल्यू μ0/4π और I/r², और इसका वैल्यू हो जाएगा 2πr। तो 2πr में हम क्या करेंगे, r से r कैंसिल हो जाएगा और 4π से 2π कैंसिल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, b बराबर μ0I/2r। अगर इसको हम क्या करेंगे, अगर चेंज करते हैं तो यहाँ पे μ0 की जगह पे लिख सकते हैं 10⁻⁻7। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 4π × 10⁻⁻7 × I/2r। यहाँ पे एक क्या करते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक वृत्ताकार चालक तार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी जो रेडियस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। इसमें फ्लो करने वाला जो करंट है यानी प्रवाहित विद्युत धारा का मान है वो 3 एम्पीयर है। तो बताना है कि यह कितना मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे B बराबर फार्मूला क्या आ गया हमारे पास, μ0I/2r। तो यहाँ पे जो μ0 का वैल्यू है वो कितना है, उसका वैल्यू है 10⁻⁻7 और यहाँ पे 4π। और नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा I और नीचे हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका कैलकुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू इतना टेस्ला आया है। अब यहाँ पे एक नोट है, नोट में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर यहाँ पे इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2, दो यहाँ पे एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर लिया गया है, इसका है R1 और इसका है R2, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो है B1 और इसका है B2। यहाँ पे हम देखेंगे भैया कि R1 का जो वैल्यू है वो R2 से कम है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले जो करंट है दोनों में का I1 और I2, अगर सेम करंट हम ले लें और इसका जो रेडियस है वो अलग अलग हो, तो जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे μ0 का वैल्यू तो सेम होगा। अच्छा, अगर दोनों में करंट फ्लो कर रहा है सेम, तो I का वैल्यू भी सेम होगा। डिपेंड किस पे करेगा, तो R पे। जिसका वैल्यू R का वैल्यू कम होगा उसका वैल्यू क्या होगा, R का वैल्यू अगर कम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर R का वैल्यू ज़्यादा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, B1 इज़ ग्रेटर देन B2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा और इसका हो जाएगा कम, यानी रेडियस बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ n टर्म्स ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, अगर मान लीजिए कि दो धारावाही चालक तार है, इसको हम क्या किए हैं, लपेटते गए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे लपेटते गए। तो मान लो कि हम कितना बार, n बार, यानी n टर्म में हम क्या किए, उसको लपेट दिए। तो बताओ एक के कारण आया था μ0I/2r, तो जब n बार लपेटेंगे तो कितना बार आ जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है।
तो हो जाएगा बी बराबर एन इंटू बी डैश बराबर हो जाएगा एन इंटू बी। अगला एप्लीकेशन नंबर 2 है। तो एप्लीकेशन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एप्लीकेशन नंबर 2 है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर आर्क और आर्क ऑन सेंटर, इसके सेंटर पे वृत्ताकार चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे, एक सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर है और इस पूरे सेंटर पे मतलब इस जो सर्कुलर वायर का एक छोटा सा पार्ट लिया गया है यहाँ पे पार्ट। अगर ये ऐसे होता तो कैसे होता, सर्कुलर होता तो ऐसे हो जाता, पूरा इस तरह से होता। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, उसका एक पार्ट लिया गया है, छोटा सा एक पार्ट लिया गया है। तो जब छोटा सा एक भाग लेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क, जैसे हिंदी में हम लोग चाप कहते हैं, चाप। ठीक है, तो यहाँ पे उसका चाप है, यानी वृत्ताकार चाप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे ये इसकी जो रेडियस है वो कितना मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। अच्छा, जो चाप है वो चाप के एक एंड से दूसरे एंड के बीच, मतलब इस चाप के कारण सेंटर पे जो बनाया गया कोण है वो कितना है, अल्फा है। इस चाप की जो एक छोटी सी एलिमेंट डीएल माने हैं, छोटी सी लंबाई डीएल है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, आई है। तो जैसा ही ये दिखाया गया है वैसा हम पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे, माना कि एक वृत्त की चाप है जिसकी लंबाई L है तथा इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है, इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है तथा L लंबाई वाले चाप के कारण केंद्र पर बनने वाला कोण कितना है, अल्फा है, जो अभी आपको बताएं और जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, चित्र में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी अल्फ़ा बराबर, तो डी अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, यानी जो कोण होगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा डी एल बाई आर, यानी क्या होता है, थीटा बराबर एल बाई आर होता है। तो एल की वैल्यू कितना हो जाएगा, एल बाई आर, यानी अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा एल बाई आर। तो जो आर का वैल्यू होगा या एल का वैल्यू होगा वो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू आर। ये पहले भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से कि थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर एल बाई आर होता है, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या रेडियन में। अब यहाँ पे देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड जब निकालेंगे इसके सेंटर पे तो क्या हो जाएगा डी बी बाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो साइन यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, एक दूसरे से 20 में, डी एल है ये और ये है रेडियस। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है यहाँ पे तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो 90 डिग्री ले लेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा का जगह पे 90 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर अभी रहने देते हैं, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन आई डी एल और साइन 90 का 1 अब 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी एल। अब इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर करेंगे, तो बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर करेंगे तो आपको हो जाएगा म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा तो कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई और उसके बाद से 4 पाई आर स्क्वायर, ये सबको क्या करेंगे बाहर, बचा क्या यहाँ पे डी एल। तो डी एल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल आई पढ़े होंगे, डी एल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल होता है। अब क्या करेंगे, इसको हम ये वाला एल का जो वैल्यू आया था ऊपर, एल का जो वैल्यू आया था यहाँ पे क्या लिख देंगे, अल्फ़ा इंटू आर। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल। तो यहाँ पे हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा इंटू आर। तो आर से आर को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट आई 4 पाई आर इंटू अल्फ़ा। पर है कि जहाँ पे अल्फ़ा क्या है, पर है कि जहाँ अल्फ़ा चाप के द्वारा बनाए गए केंद्र पर कोण है, यानी जो चाप है उसके द्वारा सेंटर पे जो बनाया गया एंगल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अल्फ़ा।
अब देख लेते हैं कि उसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है। कह रहा है कि 1/4 वृत्त के लिए, यानी जो वृत्त का 1/4 भाग होता है, तो वृत्त का 1/4 भाग होता है, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2। तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, तो μ0/4π यहाँ पे हो गया I/r इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा μ0I। 4π से पाई कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 2, हो जाएगा μ0I/8r। अच्छा, तो अब बताइए कि सेंटर पे क्या होगा जब अर्धवृत्त होगा, तो सेंटर पे ये होगा, अल्फ़ा का मान हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को कितना लिखते हैं, पाई। कितना लिखते हैं, पाई। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ आर्क, यानी इसके सेंटर पे क्या होगा, तो जो पाई का वैल्यू होगा, सॉरी अल्फ़ा का वैल्यू होगा, वो कितना ले लेंगे, अब पाई ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, μ0I/4πr इंटू अल्फ़ा। अब यहाँ पे हो जाएगा μ0I/4πr इंटू पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बचेगा हो जाएगा μ0I/4r। उसी तरह से 3/4 भाग के लिए लिख लेंगे, तो ये हो जाता है 90 90 90, कितना 270। 270 का कितना लिखेंगे, 3π/2, 3π/2। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो 3π/2 रख देंगे, पाई से पाई कैंसिल, 4 दूना 8 हो जाएगा 3/8 μ0I/r। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया है कि एक वृत्ताकार तार है जिसके टर्मिनल जिसके टर्नों की संख्या 8 है, ठीक है, और इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितना है, 5 एम्पियर है, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा, तो I बराबर 5 एम्पियर, R बराबर 7 सेंटीमीटर और N बराबर 8 हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू को पुट करके हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। फिर से एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोग बना करके रखिएगा, कल फिर से पूछेंगे इसका आंसर हम। यदि 0.5 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युतीय धारा 3 एम्पियर है, यानी जो आपका रेडियस है वो कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, और जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, 3 एम्पियर। तो कह रहा है कि यदि इसके लिए टर्नों की संख्या 12 हो, तो आपको बताना है कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग बना करके रखिएगा, हम लोग कल पूछेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे एप्लीकेशन नंबर 3, किसी वृत्तीय रिंग के कारण अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर और इसी सुबह में, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि सबको वीडियो काफ़ी ये पसंद आएगा और काफ़ी एनर्जेटिक भी है। आप लोग इसको लिखते रहिए कॉपी पे, और जो कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि इसमें क्या आपको प्रॉब्लम है, और जो भी अच्छा लगे या ख़राब लगे उसको भी लिखिए। अच्छा लगे तो और अच्छा है, और ख़राब लगे तो हम और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी वीडियो में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग।